नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दिलचस्प खेला चल रहा है और दिलचस्प खेला एनडीए के अंदर भी चल रहा है तो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के भीतर भी चल रहा है। लालू यादव ने प्लान बी तैयार कर लिया है और तेजस्वी यादव उस प्लान बी पर आगे बढ़ चले हैं। प्लान बी इसलिए क्योंकि प्लान ए जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो ये है कि नीतीश कुमार आ जाते हैं तब किसी प्लान बी की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल प्लान बी को लेकर चलता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में नील बटा सन्नाटा की स्थिति क्यों रखी जाए। और वो प्लान बी ये बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, जी हां, मायावती की पार्टी को बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत कुछ सीटें देकर चुनाव लड़वाया जाए। और इन सब के पीछे जो मंशा है वो स्वाभाविक है कि जाति गणना के बाद जो परिस्थितियां स्पष्ट हुई है और दलित तबके के बीच रविदास समाज का वोट उतना ही है जितना कि पासवान समाज का वोट है। लगभग उतना ही वोट है, दोनों वोट बराबर है। तो रविदास समाज के वोट विकल्प के अभाव में कहें या बसपा के कमजोर पड़ने पर कहें तो यूपी के कुछ सीमावर्ती विधानसभा सीटों को छोड़ दें तो पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जिस गठबंधन में होती है वो पार्टी, उसके साथ चले जाते हैं। यानी महादलित वाले नीतीश कुमार के नैरेटिव का वो चुनावी तौर पर हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं इस गठबंधन में तो बहुजन समाज पार्टी को लाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि बसपा को सीटें कैसे दी जाएगी। तो अंदरूनी सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस ने पिछली बार जो 70 सीटें ली थी वो 70 सीटें राष्ट्रीय जनता दल उन्हें देने के मूड में नहीं है और उनकी 70 सीटों में ही कटौती कर बहुजन समाज पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी को एडजस्ट करने की बात है। दोनों को 10-10, 12-12 सीटें दिए जाने की बात है। अब सवाल उठता है कि यदि बहुजन समाज पार्टी राजद के नेतृत्व वाले बिहार के महागठबंधन का हिस्सा चुनाव में बनती है तो ये न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनावी बहुत बड़ी चुनावी चुनौती के तौर पर सामने आ जाएगा, क्योंकि हर विधानसभा सीट में 7-8-10 हजार वोट ऐसे हैं जो एक तरफा किधर भी जाकर के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। तो लालू यादव की परिस्थितियां साफ है। उन्हें साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि एम वाई से आगे नहीं बढ़ पाने की स्थिति में एम वाई समीकरण के दायरे का वोट भी जो 32% का वोट है उसका लगभग 1/3 हिस्सा छिटक जाता है। जनता दल यूनाइटेड वाली सीटों पर पसमानदा समाज और महिला पसमानदा के वोट छिटक जाते हैं और यादवों को बड़ी संख्या में टिकट देकर जेडीयू मंडल पॉलिटिक्स को कमंडल के साथ रखकर भी कामयाब हो जाती है। अगर दूसरे समुदाय जुड़ते हैं तो ये छिटकने की परंपरा बंद हो सकती है, क्योंकि इनमें ये भरोसा आ सकता है कि नहीं, मुकेश सन्नी सहनी मल्लाहों को लेकर आ रहे हैं और बसपा रविदासों को लेकर, यानी कुल जमा 8-9% वोट इन 32% में और ऐड हो रहा है। यानी ये आंकड़ा 40% के बेस वोट से शुरू होने का मैसेज देने की अपनी ओर से कोशिश लालू यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बसपा के आने से क्या सियासी समीकरण बिहार में बदल सकते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार के सामने, एनडीए के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो सकता है, इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चर्चा बहुत नमस्कार। जोरों से चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, वो बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है, बशर्ते इंडिया शब्द का इस्तेमाल, इंडिया गठबंधन के शब्द का इस्तेमाल न हो, महागठबंधन ही चलता रहे। और आपको याद होगा राहुल गांधी जब पटना आए थे उसके बाद इंडिया अलायंस के घटकों ने भी बिहार में महागठबंधन टर्म का ही इस्तेमाल किया था। बसपा के आने पर किस तरह के समीकरण बदल सकते हैं वो भी आप जानते हैं। और बिहार के दर्शकों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि नीतीश कुमार ने जब 7 दिनों की सरकार अविभाजित बिहार में, जब झारखंड नहीं बना था तब बनाई थी, तो 5 विधायकों की कमी से वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और वो 5 विधायक बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, क्योंकि कांसीराम को, ऋषि जी अगर मैं सही हूं तो इस बात पर तवज्जो आपकी चाहिए,
5 विधायक बहुजन समाज पार्टी को थे उन्हें कांसी राम ने आखिरी समय में मैनेज कर लिया था कि एनडीए में जाकर नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन न दे। नतीजतन 7 दिन के अंदर नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी। ऋषि जी, सीधा सवाल आपसे कि बहुजन समाज पार्टी को लाए जाने की चर्चा क्यों तेज है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं बिहार में? देखिए अभिषेक जी, चुनाव से पहले लालू यादव को, राजद को, महागठबंधन को सोशल इंजीनियरिंग करना होगा। यदि सत्तासीन होना है, एनडीए को पटकनी देना है, एनडीए को हराना है, तब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहते हैं तो आपको सोशल इंजीनियरिंग करना होगा। सिर्फ एमवाई के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक ठीक ठाक सम्मानजनक संख्या आप ला सकते हैं, लेकिन वो मैजिक नंबर नहीं ला सकते हैं जिसके बल पे आप सत्तासीन हो सके। तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब एमवाई से आगे बढ़कर देखना। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से कुशवाहा समाज को रिझाने का प्रयास किया गया और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां राजद को सफलता मिला। नवादा में भी ठीक ठाक चुनाव, हालांकि राजद वहां चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ठीक ठाक मत मिले। तो आपको यदि एनडीए के जो सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल कॉम्बिनेशन है, उसको यदि काउंटर करना है तो एमवाई से आगे आपको देखना होगा जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, यदि पासवान समाज 5.5-6% है तो 5-5.5% रविदास समाज के लोग भी हैं, दोनों बराबर हैं। और जैसे पासवान समाज के लोग वोकल हैं, पॉलिटिकली वोकल हैं, उसी तरह रविदास समाज के लोग भी अपने अधिकारों को लेकर वोकल हैं। ठीक है, नीतीश कुमार ने उनको महादलित कैटेगरी में डाल दिया, जिससे नीतीश कुमार को बहुत हद तक इस समाज का वोट मिलता रहा है। लेकिन सिंबॉलिक आज भी इनके आइकन जो हैं काशीराम रहे हैं और वर्तमान में मायावती जी हैं। और मायावती जी का यदि महागठबंधन के फोल्ड में आने से कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। मजबूती नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि 70-80% जो वोट है समाज का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। और बसपा का, आप देखिए, बसपा का कोई संगठन यहाँ नहीं है, देखिए एक इमोशनल, उस समाज का इमोशनल कनेक्शन मायावती से। और मैं आप ही के चैनल में कई बार कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी समूहों से बाहर यदि आप देखते हैं तो 2-3 ऐसे लोग थे या अभी भी हैं जिनमें प्रधानमंत्री बनने का पोटेंशियल रहा है, उनमें मायावती जी भी है। आप देखिए राजस्थान में इनके एक जमाने में 7-8 विधायक हुआ करते थे जी। राजस्थान में 10-12% वोट है इनके। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं 10%, 12%, 13% का चंक रहा है बसपा का, लेकिन उसको मायावती जी यूटिलाइज नहीं कर पाए। और जहां उत्तर प्रदेश में उनका बेस था, वहां भी अब क्या कारण है बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, हमारे सम्मानित दर्शक भी जानते हैं। लेकिन फिर भी यदि मायावती जी महागठबंधन के फोल्ड में आती है तो अभिषेक जी निश्चित ही जो एमवाई से आगे जो लालू यादव या तेजस्वी यादव देखना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, उसमें मजबूती मिलेगी। एक तो रविदास समाज का, दूसरा मुकेश सहनी। नो डाउट आज भी आप देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% उस समाज का वोट तो महागठबंधन को मिल जाएगा, लेकिन जो सहनी समाज है वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है मुकेश सहनी से जी। तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और आपने तो देखा ही उपचुनाव में बक्सर में क्या हुआ है, बसपा का उम्मीदवार किस प्रकार से मजबूती से रामगढ़ में उन्होंने रामगढ़ के 16 फिल्म का रामगढ़ याद दिला दिया गब्बर को। क्या हुआ, नंबर पे चला गया और बसपा के यादव जी चले गए, महज 1200 वोटों से हारे हैं बसपा के यादव जी भाजपा से। वहां दलित समाज के लोगों ने दिल खोल के मदद किया बसपा कैंडिडेट को। यादवों ने भी की। यादव तो खुद वो थे ही। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो इमोशनल कनेक्शन मायावती से या बसपा
से दलित समाज का है, उसका फायदा वो बसपा उम्मीदवार जो खुद यादव समाज से थे उसके बावजूद मिला। जी तो ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊं 2020 में भी तेजस्वी यादव इस प्रयास में थे, लालू यादव इस प्रयास में थे कि मायावती जी को महागठबंधन के फोल्ड में लाया जाए। अब किस कारण से नहीं हो पाया मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस बार भी प्रयास किया गया था। और उस बार ये प्रयास हो गया रहता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। जी जी ऋषि जी, पिछले विधानसभा चुनाव की सीट बंटवारे पर नजर डालें तो 144, 70 और 29 का बंटवारा हुआ था। 144 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, 70 सीटें कांग्रेस पार्टी और बची हुई 29 सीटों पर वाम मोर्चे के दल, जिसमें सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम तीनों थे। इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था। अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और मायावती को कुल जमा 20 से लेकर 24 के बीच 20 सीटें दोनों को मिलाकर दी जा सकती है। अब 20 से 24 सीटें उन्हें जो भी दी जाएगी, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार खराब था, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही सरकार नहीं बन पाई थी इंडिया अलायंस की, यानी महागठबंधन की। तो अब कांग्रेस की सीटों में कटौती कर इन दोनों दलों को एडजस्ट किए जाने की बात है। सवाल यह है कि वोट बैंक को देखते हुए क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों में कटौती की का प्रस्ताव यदि राष्ट्रीय जनता दल रखती है तो क्या वो स्वीकार कर लेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव की तुलना में यदि विधानसभा चुनाव का हम एनालिसिस करें तो नो डाउट लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस का, वो बिल्कुल फिसड्डी है एक तरह से। आपको 70 सीटें आपको दी गई, आप 17, 18, 19 सीटें आप जीत के आ पाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में यदि आप तुलना करें तो 3 इनके भी हैं, एक निर्दलीय मिला दीजिए तो 4 पप्पू हो गए। यादव की 4, राजद के बराबर ही है। हाँ हाँ, राजद के बराबर ही है। तो उस हिसाब से तो बड़ा मतलब उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो 17 में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाए। और इस बार जो कांग्रेस का लीडरशिप है राज्य में, अखिलेश प्रसाद सिंह के हाथों में है। उनका लालू यादव से क्या संबंध है कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने हाल में ही किसी एक न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिना लालू यादव के महागठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की उनकी भक्ति है लालू यादव से। है तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी भक्ति और उनकी ईमानदारी निष्ठा पार्टी से होना चाहिए, लेकिन उनकी ईमानदारी और निष्ठा जो है कांग्रेस की तुलना में लालू यादव से है। जो एक जमाने में सुशील मोदी के लिए कहा जाता था कि नेता बीजेपी के हैं लेकिन आदमी आप नीतीश कुमार के हैं। बीजेपी के कमल को नीतीश कुमार के चरण में एक तरह से रख दिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब अमित शाह ने ऋषि जी आपने चरण की बात की तो थोड़ा हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, माफी मांगेंगे आपसे। पहले चरण की आपने बात की तो आजकल देख रहे हैं कि चरण स्पर्श करने की होड़ मची हुई है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में। नीतीश कुमार आर.के. सिन्हा का पैर छू ले रहे हैं, क्या एक बार तो नरेंद्र मोदी का भी पैर छूने की तरफ अग्रसर थे, जिस तरह की फुटेज आई थी। और नरेंद्र मोदी को कल देखा गया कि अपने से आधी से कम उम्र के उनके उम्मीदवार हैं रविंद्र नेगी, उनका पैर सीधे सीधे छू रहे थे। 3 बार पैर छूते हुए फोटो आई है। तो ये चरण छुओ प्रतियोगिता चल रही है क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में? कौन कितना चरण छूता है? अपने से बड़ों का चरण छूना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये चरण वंदना राजनीति में बंद होना चाहिए। ये जो नेगी साहब हैं, उन्होंने मोदी जी का चरण वंदना इसलिए किया कि मोदी जी के नजर में, लेकिन मोदी जी उस्ताद हैं, मैसेज देने में उस्ताद हैं कि भैया ये सब हम पसंद नहीं करते हैं। ये अब मोदी जी को आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने से तो कोई मतलब फायदा नहीं है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि दर्शकों को सबसे पहले बता दे कि हम उन पोर्टल्स में से रहे हैं जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल कभी नहीं खड़ा किया, क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, हमारे चैनल की भी पॉलिसी यही है कि किसी भी नेता के स्वास्थ्य के बारे में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, किसी के स्वास्थ्य के बारे में हम तब तक कोई खबर प्रसारित नहीं कर सकते जब तक कि कोई मेडिकल बोर्ड या मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ हो। तब तक हम इस तरह की अटकलबाजियों में यकीन नहीं रखते। हम गोदी मीडिया नहीं है कि कभी कोई
नीतीश कुमार तो कभी कोई नरेंद्र मोदी, तो कभी किसी और, तो कभी राहुल गांधी, तो कभी कोई और, तो कभी ममता बनर्जी, तो कभी कोई और पार्टी, किसी न किसी के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल खड़ा करते रहे। आजकल एक फैशन सा हो गया है, तो हम उनमें से नहीं है। ये चरण छूने की परंपरा को हम सीधे सीधे एक तरफ शिष्टाचार के नजरिए से देखें तो थोड़ा ठीक और थोड़ा अटपटा लगता है, तो दूसरे नजरिए से देखें तो एक नई राजनीतिक रवायत लगती है। अब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जी हाँ एक देखिए, बात जरूर है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के चरण छूने की प्रक्रिया को हम एक ही नजर से देखते हैं। दोनों लोग जो चरण देखिए छूने अभी का काम करते हैं, हम एक ही नजर से देखते हैं। जी ऋषि जी। अभिवादन करना एक बात है, सम्मान करना एक बात है, हम्म। पूरा कमर झुका देना ये चरण वंदना है, मोदी जी तो चमचागिरी पूरा है। झुक गए थे, नीतीश जी आधा झुकते हैं, मोदी जी पूरा झुक गए थे कल। तो आप जानते हैं मोदी जी कलाकार आदमी हैं, बहुत ही प्रतिभावान लोग हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विषय पे आता हूँ। तो सुशील जी। मोदी पे ये आरोप लगता था कि जो बीजेपी के कमल है वो नीतीश कुमार के चरण में डाल दिए। 14 के हम्म। बाद मोदी और अमित शाह का जब युग आया तो सुशील मोदी पे क्या कार्रवाई हुआ, तो आप हम्म। ये देखने की जरूरत, आप बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अखिलेश प्रसाद सिंह पे आरोप लगता है कि पूरे कांग्रेस को उन्होंने लालू यादव के चरण में डाल रखा है। तो हम्म। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए कितना लड़ पाएंगे अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के सामने। क्या जो हम्म। पिछले बार 70 सीटें दी गई थी, क्या 70 सीटों के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह उतनी मजबूती से लड़ेंगे, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए उतनी मजबूती से लड़ेंगे, या अपने बेटे हम्म। के लिए लड़ेंगे? हम्म। सुनने में आया है कि बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। जी। कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा गॉसिप है। अब गॉसिप है क्या नहीं कर सकते हैं, जो चर्चा हो कि कई लोगों को टिकट पहले से आश्वासन दे दिया गया है। एक एक विधानसभा हम्म। में 6-6 कैंडिडेट को आश्वासन दे दिया गया है। तो इस हम्म। प्रकार का खेल है। लेकिन हकीकत यह है कि लालू यादव का जो थॉट है, ये सोच है कि जो कांग्रेस के खाते से जो 70 है उसमें से 20 घटा दीजिए, और हम्म। इन 20 सीटों पे मुकेश सहनी और जो यदि बसपा महागठबंधन के फोल्ड में आती है तो इनको हम्म। एडजस्ट किया जा सकता है। वो संख्या 7-8 हो सकती है। 7-8 बसपा को दे दिया जाएगा, 10-11 या 12 सीट इनको दे दिया जाएगा, मुकेश सहनी को दे दिया जाएगा। लेकिन ये एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस की सीटें पिछले विधानसभा के चुनाव की तुलना में कम होती जा रही है। क्योंकि देखिए इस बार लालू यादव जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी तो लालू यादव बजाते जितना सीट ये मांगेंगे उतने सीट पे ये उम्मीदवार पहले कहेंगे उम्मीदवार, आप बताइए कौन उम्मीदवार है? आपके ऋषि पास जी। पहलवान है कि नहीं है? आपके पास ऋषि जी, जिताऊ पहलवान है कि नहीं? जी। आपने पहलवान की बात की। अभी चूंकि प्रोग्राम की शूटिंग में मुझे देर भी इसी वजह से हुई कि मैंने कांग्रेस के एक हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से बात की, और उनके उन्हें उन्हें भी इस बात की जानकारी है। वो खुद ही कह रहे थे कि बिहार में लालू यादव की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी को लाया जाए। उनकी बात काफी आगे बढ़ी हुई है, और कटौती कांग्रेस की, यानी उनके शब्दों में कहे तो हमारे हिस्से से होगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी रणनीति क्या है। मैं नाम नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपनी सीटों में कटौती होने देना नहीं चाहते। नंबर एक बात, जो उनका वर्जन है वो मैं सामने रख रहा हूं। और जब हमने कहा कि देखिए, रविदास समाज के वोटों पर दावेदारी है लालू यादव की कि मायावती के चेहरे को दिखाकर अगर 5 रैली भी कर दे बिहार में मायावती, तो पूरे बिहार के रविदास समाज में फिजा बन जाएगी, और हर रैली के मंच पर, हर सभा के मंच पर महागठबंधन में पोस्टर लग जाएगा मायावती और आकाश आनंद का। अब उसके आगे की बात जो कांग्रेस वाले नेताजी ने कही, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में 2 रविदास चेहरे हैं। नाम नहीं बताया, लेकिन जहां तक मैं ज्यूम कर पाया कि अशोक राम, जो कांग्रेस कार्य समिति के भी सदस्य थे पहले, समस्तीपुर से आते हैं, अशोक राम, और एक राजेश राम जो कुटुंबा के एमएलए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम जोर शोर से था। तो कांग्रेस के उन नेताजी ने मुझे बताया कि अगर हम अपनी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज का बना दें, और 8-10 सीटों पर दावेदारी रखने वाले मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम के दावेदार हो सकते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का जो नारा चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का रविदास प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं हो सकता डिप्टी सीएम का? यानी ये मायावती स्मार्ट की पार्टी से सीटों जी। तो क्या आपको लगता ये है कि स्मार्ट मूव हो कांग्रेस सकता पार्टी, जो बात हुई मैं वही मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी में 2 नेता है। अब मैंने कह ही दिया कि मेरे सामने जो 2 नेता एक्टिव दिखाई दे रहे हैं वो यही है, अशोक राम और राजेश राम।
और इन्हीं में से कोई चेहरा हो सकता है, मेरा अपना आकलन है, उन्होंने नाम नहीं खोला था। क्या आपको लगता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रविदास समाज को देकर और फिर डिप्टी सीएम पद पर अपनी दावेदारी करके बिहार में एक अलग तरह की फिजा बना सकती है कि सीटों में कटौती भी ना हो, क्योंकि सीटों में कटौती के लिए राजद तब आगे हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीटों में कटौती का मतलब ये माना जाएगा कि रविदास डिप्टी सीएम से आप रोक रहे हैं, उनकी दावेदारी को घटा रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी भी, अब राहुल गांधी बिहार आए हैं, जाति गणना के समर्थन में संविधान बचाओ सम्मेलन भी किए हैं, यहां आकर बिहार की राजनीति के दांवपेच को अब वो समझ गए हैं, या राहुल गांधी के पास वाकई बिहार की समझ रखने वाला कोई बहुत ही महीन व्यक्ति पहुंचा हुआ है जो राहुल गांधी को बिहार की राजनीति के तिया पांचा से परिचित करवा रहा है? देखिए, ये स्मार्ट मूव हो सकता है। राजेश राम जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तेज तर्रार युवा नेता है, एनएसवाई यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं। और कांग्रेस विचारधारा उनके लिए सब कुछ है। हाँ, और जो जनरली एनएसवाई यूथ कांग्रेस से की प्रयोगशाला से पके पकाए नेता आते हैं वो विचारधारा के प्रति कटिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे प्रेमचंद मिश्रा को देख लीजिए, वो एनएसवाई और उस जमाने से बेचारे कांग्रेस में। तो एक स्मार्ट मूव हो सकता है। सही कहा आपने कि जो जिनको 10-12 सीटें ऑफर किया जा सकता है वो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस कम से कम 50 सीटों पर लड़ेगी कि कितना भी खराब परिस्थिति हो, 50 से कम पे कांग्रेस लड़ेगी नहीं जी। और यदि 50 सीटों पे कांग्रेस लड़ती है और राजेश राम जैसे तेज तर्रार युवा नेता को आगे करके रविदास समाज को रिझाने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरी तरफ उधर से मायावती जी का पहल होगा, तो ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है पार्टी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं केसी वेणुगोपाल, संगठन महामंत्री, उनके दुलारे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अब क्यों दुलारे हैं, कहा नहीं जा सकता। के चक्कर में पार्टी का बटाधार हो जाएगा। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि आप मेरे बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप दिल्ली में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है उसको जो पत्रकार कवर करते हैं उनसे आप मेरे बात पे आप मतलब पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से केशव वेणुगोपाल ने ऐसे नेताओं को प्रमोट किया है जो पार्टी का पोजीशन जो है अपने अपने राज्यों में बहुत कमजोर कर रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए वो अध्यक्ष हैं या पद पे हैं, वो केशव वेणुगोपाल के प्रिय है। आप बताइए ना, बिहार में आज तक कांग्रेस का जो क्या कहते हैं जो एक मूलभूत ढांचा होना चाहिए संगठन का, वो अखिलेश प्रसाद सिंह या केशव वेणुगोपाल खड़ा कर पाए? नहीं। मोतिहारी में कौन है कांग्रेस? आप पत्रकार हैं, आप बताइए मोतिहारी में कौन है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष? बेतिया में कौन है कांग्रेस का जिलाध्यक्ष? मुजफ्फरपुर में कौन है कांग्रेस का जिलाध्यक्ष? शिवहर तो आपका ननिहाल है, कौन है कांग्रेस का जिलाध्यक्ष? वैशाली में कौन है कांग्रेस का जिलाध्यक्ष? बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी को देखना होगा। पार्टी के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेताओं में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया गांधी हैं। तब आप लोग इन चीजों को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ऋषि मिश्रा देखेगा? अभिषेक कुमार की जिम्मेवारी है आपकी पार्टी को खड़ा करने का। हम लोग तो कह सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ कमियां है, करना तो आपको है। अच्छा ऋषि जी, तो एक चीज बताइए, ये जो आपने बताया है वो स्मार्ट मूव हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस अपने जो बिहार के टॉलेस्ट नेता हैं, जैसे राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पार्टी के जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसी तरह बिहार में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहिए। चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो, चाहे शकील अहमद खान हो, चाहे अजीत, ये जितने भी बड़े नेता हैं उनको लड़ाइए। अब बड़े नेता हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा, लड़िए चुनाव, जाइए जनता के बीच फेस कीजिए जी। और ऐसे लोगों को टिकट भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा पे आप टिकट दे देंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा उनको भी लड़वाइए, लड़वाएंगे अपने बेटे को। आप देखिए ना, बेतिया में भाजपा ने मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जो लोकसभा में थे, उनको लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़वाया, जो केंद्र में मंत्री थे। आप बेतिया में देखिए,
हम लोग लोकसभा चुनाव के समय में कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे सर्वे में हमारे जो पत्रकारों का जो सर्वे था उसमें शाश्वत का नाम सबसे ऊपर था। टिकट किसको दिए आप? 8 PM नो CM जो राजस्थान में कहा जाता है, उसी प्रकार का कोई एक व्यक्ति थे, उनको टिकट दिया गया जी। तो ये समझने की जरूरत है। तो ये स्मार्ट मूव हो सकता है अभिषेक जी। चलिए एक आखिरी सवाल ऋषि जी, जब इतनी सारी बातें हमारे आपके पत्रकारों के बीच आ चुकी है कि लालू यादव भी है कि प्लान बी पर चल रहे हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं तो फिर किसी तरह से वोटों के समीकरण का जुगाड़ किया जाए, लालू यादव जब देख रहे हैं, जब नीतीश कुमार देख रहे हैं कि कोई भी जुगाड़ हो, मुकेश सहनी ने जो वोट काटेंगे वो अति पिछड़ा समीकरण के दायरे से काटेंगे जो नीतीश कुमार का कार्व आउट किया हुआ चंक है। महादलित को भी कार्व आउट करने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने ही किया। जो काटेंगे मायावती की पार्टी के आने के नाम पर, या राजेश राम या अशोक राम, कोई रविदास समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर यदि जो वोट काटा जाएगा, उसमें क्या होगा? स्वाभाविक है कि उसमें वही होगा कि नीतीश कुमार का ही वोट कटेगा। क्या आपको लगता है कि जब इतनी अपने ही वोट बैंक में डाका पड़ता हुआ देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ही, जो चर्चा चल रही है कि जंप मार जाएंगे अगर प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को घोषणा नहीं की कि सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे अगले 5 साल के लिए? उसके बाद जो फॉर्मूला चर्चा में है वो बता दूं थोड़ा दर्शकों को जी। कुछ पीरियड के लिए नीतीश कुमार CM, 2 डिप्टी CM, एक तेजस्वी यादव, दूसरा निशांत, या निशांत को एक महत्वपूर्ण विभाग, और उसके बाद नीतीश कुमार बैक हो जाएंगे, तेजस्वी यादव CM और निशांत डिप्टी CM विथ होम मिनिस्ट्री। चर्चा है, अब इसमें कितना दम है मैं नहीं कहूंगा, ये चर्चा है। चलिए, आप तो एक तरह से बिहार की, यदि भागलपुर में प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा नहीं करते हैं तो अच्छा नीतीश चाचा नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। वो कौन होता है ना शक्तिमान में, गजोदर ही शक्तिमान है, क्या कहते हैं आप, जो वही गंगाधरी शक्तिमान, गंगाधरी शक्तिमान है, तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कहना पड़ेगा, ये 40 साल रटना पड़ेगा मोदी जी को, नहीं तो फिर फॉर्मूला तैयार है भैया। ऋषि जी, आपने एक बात, आपका कोई और सवाल हो, क्योंकि मुझे पत्रकारों का दर्द और मर्म रखना है। मैं उस पर आ रहा हूँ। जी, समय कम है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है ऋषि जी। भागलपुर का जिक्र होता है तो कल तो हमने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी वो पर्ची पॉकेट में ही रखे रह गए, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किए। बाद में पटना में अरुण जेटली ने किया। भागलपुर का जिक्र सुनते ही वो कपिल शर्मा की एक रील वायरल होती है। भागलपुर की एक अभिनेत्री है, वो उनके प्रोग्राम में गई थी तो कपिल शर्मा ने पूछा था कि भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा? कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पूछा था, वहां लोग भागते रहते हैं क्या? भागते हैं क्या? भागते रहते हैं क्या? और बिहार में गठबंधन से भगाने की परंपरा है कि भगाते रहते हैं क्या? तो भागलपुर में अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो क्या वाकई नीतीश कुमार पार्टनर को भगा देंगे? भागलपुर से लोग भागते ही नहीं है, भगाते हैं, भगाते भी रहते हैं। जी तो अब देखिए, भागलपुर इपिक सेंटर तो है इस फरवरी माह में, और इपिक सेंटर से किसको वहां भूकंप आती है तो किसको झटका लगता है। भूकंप आती है या नहीं आती है? भूकंप आती है तो कौन कौन उससे प्रभावित होंगे? क्या कोई नया समीकरण होगा? नीतीश कुमार तो बिना रिक्टर स्केल पर झटका दिए हुए सीधे भाजपा को झटका लगेगा ना, करा देते हैं। अरे भैया, भाजपा को झटका लगेगा ना, भाजपा को झटका लगेगा ना। जी, चलिए, एक भागलपुर की चर्चा में जी, भागलपुर का जिक्र हुआ और ये करना ही था हमें। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उनके एफिडेविट के मुताबिक 9वीं पास है, 3 बार विधायक भी रहे हैं, नाथनगर से और कहलगांव से, और अब सांसद है अजय मंडल। अजय मंडल ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की, ऐसा कहा जा रहा है, और जो फुटेज आई उसमें साफ दिख भी रहा है। क्या लगता है, पत्रकार के साथ मारपीट करना एक संसद सदस्य के द्वारा, क्या यह उचित है? क्या इस बात को सही ठहराया जा सकता है कि पत्रकार के साथ, बताइए, इस तरह की घटना? मतलब आपको याद होगा एक वरिष्ठ पत्रकार जो आज तक में तब दिल्ली में बहुत उभरते हुए सितारे थे,
और उस वक्त कांसी राम के बारे में जो खबरें चली कि कांसी राम ने किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की और पूरे देश के पत्रकार सड़क पर आ गए थे। आज तो गोदी मीडिया का जमाना है, सब कुंभ में नहा लेते हैं, सड़क पर आने की बजाय कुंभ में ही डुबकी लगा ले रहे हैं। आज क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार क्या अपनी पार्टी के सांसद पर एक्शन लेंगे? क्या उनकी देखिए पार्टी उन्हें नीतीश निष्कासित कुमार करेगी पार्टी से 6 साल के लिए? इस तरह की गतिविधियां तो अक्षम्य है जी। नीतीश कुमार इनसेंसिटिव नेता है। यदि नीतीश कुमार के संज्ञान में यह मामला आया होगा, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार के आसपास पहरेदारों की फौज बनी रहती है। यदि नीतीश कुमार के संज्ञान में यह मामला आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही अरे महाराज, पूरे बिहार के संज्ञान में है, कैसे नीतीश कुमार के संज्ञान में नहीं होगा? उस सांसद पे कार्रवाई होगी। तो सवाल है कि नीतीश कुमार से भी हमारा है कि ऐसे ऐसे डायमंड जो आप अपने पार्टी में रख रखा है, चाहे वो अजय मंडल हो या गोपाल मंडल हो, दोनों भागलपुर के ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, गणतंत्र दिवस के दिन भाजपा जिलाध्यक्ष से किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे थे, और उम्र उस फुटेज में देखा तो मुझे लगा कि जो भाजपा जिलाध्यक्ष है उनसे उम्र में भी बड़े हैं। अरे वो आगे आगे बैठ भी गए तो कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? और जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, और जहां तक पत्रकारों से दुर्व्यवहार नहीं, उनको पत्रकारों के साथ मारपीट किया गया है जी। और अजय मंडल की इतनी हैसियत नहीं है, आप सांसद होंगे लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि आप पत्रकारों को मारेंगे जी। और निश्चित ही ऐसे बदतमीज ऐसे मतलब जो क्या कहते हैं, दुष्ट विचारों वाले जो सांसद हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे एसेट क्यों रखे हैं नीतीश कुमार अपनी पार्टी में? एक गोपाल मंडल जो ट्रेन में क्या क्या कर देते हैं, एक ये अजय मंडल नौमी फेल। ये देखिए हमारे रहनुमा कौन है, नौमी फेल है, इनको एबीसीडी की जानकारी नहीं और पत्रकारों को पीटने चले गए। पत्रकार क्या कर रहे थे? पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा था। 1 तारीख को शायद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। ऋषि जी, पत्रकारों की ताकत इस देश में इतनी रही है कि बड़े बड़े नेता दोस्ती बने रहे टाइप इंटरव्यू 2.5 मिनट में छोड़ देते हैं। ये इस देश में और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जहां भी है, पत्रकारों की ताकत रही है। हेलीकॉप्टर से उतार दिए गए हैं पत्रकारों की सवाल से। इस देश के नेताओं में इतनी सिहरन पैदा हो जाती है कि बीच में हेलीकॉप्टर रोककर उतार दिया जाता है पत्रकार और कैमरामैन को, 2.5 मिनट में इंटरव्यू छोड़ दिया जाता है। और अजय मंडल उनके क्या हैसियत है उनके पत्रकार के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं? अब जिनका नाम ले रहे हैं वो विजय त्रिवेदी जी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। उनके साथ हम लोगों ने कई बार पैनल डिस्कशन में शामिल हम हुए हैं। देखिए अजय मंडल की हैसियत इसलिए है कि जनता ने उनको मैंडेट दिया है। देखिए जनता ने मैंडेट दिया, इसका मतलब नहीं है कि आप रहनुमा है किसी के साथ बदतमीजी करेंगे। पत्रकार उनसे सवाल ही कर रहे थे ना कि जो ये एमपी का जो स्टिकर लगा हुआ आपकी गाड़ी पे, वहां आप खुद नहीं है और आपकी गाड़ी को एंट्री दिया जा रहा है, तब जब पत्रकारों को आप नहीं जाने दे रहे हैं। यही बेचारा। ऋषि जी, कार्यक्रम खत्म करने के पहले इतना दर्शकों को हम बता दें कि जो सांसद, विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं, वो लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ यानी विधायिका का एक हिस्सा भर होते हैं। पत्रकार अपने आप में चौथे स्तंभ का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा चौथा स्तंभ होता है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है पत्रकार को। वो किसी चौथे स्तंभ का हिस्सा नहीं होता, वो स्तंभ होता है। हम यही आप भागलपुर एसपी और डीएम से कहना चाहते हैं, यही घटना कोई आम आदमी किया होता तुरंत आप एफआईआर करके जेल भेज देते। आप में इतनी हिम्मत है, नैतिकता है कि उस सांसद के विरुद्ध एफआईआर करवाए, क्योंकि वो फुटेज पब्लिक डोमेन में है और ये वहां के जो सांसद है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। है इतनी हिम्मत, है इतनी नैतिकता? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आदरणीय वर्तमान डीजीपी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे यदि पत्रकारों ने एफआईआर करवाया है तो उस सांसद पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो नीतीश कुमार से मांग करूंगा कि ऐसे यदि पार्टी में रखेंगे तो आने वाले दिनों में भागलपुर में आपके पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसे सांसदों और विधायकों पे कार्रवाई कीजिए। हमारे मुजफ्फरपुर में एक जेडीयू का नेता है, इतने बदतमीजी से अधिकारियों से बात करते हैं जैसे अधिकारी नहीं उनके चपरासी हो। जी
और बिल्कुल मैं बिल्कुल आप आपको सही कह रहे हैं। मैं बताऊं ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार प्रश्रय देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो नीचे नीचे तबके के जो नेता है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, ऐसे नेताओं को तरजीह दिया जाता है। रातों रात एसपी डीएम का ट्रांसफर हो जाता है। मुजफ्फरपुर की एक वाकया मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक घटना में एक 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 जेडीयू के बड़े नेता का नाम आ रहा था, और रातों रात उस महिला एसपी का ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस व्यक्ति का नाम उस घटना में आ रहा था। जी बिल्कुल। और फिर कहते हैं लालू यादव के शासनकाल को किए जंगल राज था। अरे आप ईमानदार अधिकारियों को काम करने नहीं देते हैं, खुली छूट देते नहीं है, और कोई घटना हो जाता है तो उस आईएएस और आईपीएस पे कार्रवाई कर देते हैं कि आपसे जिला नहीं संभाल रहा है, जिला नहीं संभाल रहा है कि आप काम करने नहीं दे रहे हैं। बिहार में ऐसे ऐसे अधिकारी हुए, ईमानदार अधिकारी। कल ही मैं अभ्यानंद जी का इंटरव्यू देख रहा था। वो एचआर नहीं लेते थे, होम अलाउंस क्या बोलते हैं वो, तो क्या बोलते हैं उसको, हाउस रेंट नहीं लेते थे वो। है अभी कोई नेता जो जिसको बड़ा बंगला आवंटित हो जाए और कहे कि मैं बंगला में नहीं जाऊंगा। आप देखते हैं ना, बंगला के लेकर कई मुख्यमंत्री मंत्री मुंह फुला लेते हैं कि हमको बड़ा बंगला नहीं मिला। और इस जमाने में भी अभयानंद जैसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने बड़ा बंगला नीतीश कुमार ने आवंटित किया था। जब वो डीजीपी थे, उन्होंने बंगला लेने से मना कर दिया। जी है ऐसे बिहार में, ऐसे मुझे फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार में ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं। लेकिन वो कहाँ है? दरबार में कौन है? दरबारी लोग। ईमानदार लोगों को आपने बाहर फेंक रखा है। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। सिस्टम इसी तरह से चरमराता है जब चापलूस संस्कृति सत्ता के ऊपर चापलूसी के माध्यम से कब्जा कर लेती है। फिर कितने अजय मंडल, अभी तो आपने एक वानगी भर देखी है अजय मंडल की, रिवॉल्वर लहराते हुए भी और रिवॉल्वर की धमकी देते हुए भी विधायक नजर आए हैं, और वो भी जनता दल यूनाइटेड के। अरे उत्तराखंड में तो गजब का है, विधायक एक विधायक दूसरे विधायक फायरिंग कर रहा है लाइव, इसे लगता है फिल्म में शूटिंग हो रहा है। वो प्रणव सिंह चैंपियन। हाँ, हाँ वो उनका एक बार उनकी वीडियो उनका आई थी। मसल ने देखिए, अरे जितना उनकी एक उनका वीडियो बुद्धि आई थी। छोटा है, जितना उनका बुद्धि छोटा है, उतना ही बड़ा मसल है उनका। अरे उनकी एक वीडियो आई थी, मुझको राणा जी माफ करना बंदूक लेके गाना गा रहे थे। अब बताइए, नरेंद्र वो मोदी जी के कुछ ही साल पार्टी में पहले की बात है। ऐसे महानुभाव हैं। इसी तरह जेडीयू में गोपाल मंडल से लेके अजय मंडल, और मुजफ्फरपुर के एक नेता, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का हूं, मेरे भी परिवार यहाँ रहते हैं, तो मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ इन चीजों से। ऐसे ऐसे महानुभाव जेडीयू में भी हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव जेडीयू की बात बीजेपी आप कह में रहे भी, हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको राजद एक में घटना भी हैं, बताता हूं। ऐसे महानुभाव लोजपा में भी हैं। ऋषि जी, कार्यक्रम खत्म करने के पहले एक घटना बताता हूं। एक मोतिहारी में जेडीयू के नीतीश कुमार की सरकारी पार्टी के एक गुप्ता जी है, नेता है, स्थानीय नेता है, मास्टर लोगों के खिलाफ नोटिस देते फिरते थे। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अजीज मित्र हैं, अपने शहर के हैं, और उन्होंने मुझे फोन किया। वो स्कूल में मास्टर, अब तो खैर हेड मास्टर हो गए हैं बीपीएससी वाली परीक्षा से। वो मास्टर थे एक महिला स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में। उन मास्टर साहब के पास वो नेताजी पहुंच करके उनसे, कुछ जानते ही है, चॉकलेट वगैरह के चक्कर में उनको यहाँ नोटिस दे देंगे, आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, 10 तरह की बातें। और वो बेचारे, वो शरीफ मास्टर साहब है बेचारे, पिछड़े वर्ग से आते हैं मास्टर साहब। उनको जाकर के जेडीयू वाले गुप्ता जी, जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो जाकर के उन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए ऐसे ऐसे है, बोले कि अगली बार अगर आपके पास आए तो आप हमसे बात कराइएगा। फिर 2 दिन के बाद उनके पास पहुंच गए, उन्होंने फोन पर मुझसे बात कराई। उन्होंने कहा कि लीजिए बात कर लीजिए इनसे। उस समय कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे। अब बिहार की समाज की स्थिति हम जानते, बोले कि ये सीधी उंगली मुझे लग गया घी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पहुंचे हुए हैं किस मकसद से मुझे पता चल गया था। मैंने उनसे कहा कि जान लीजिए, जिस बिरादरी से शिक्षा मंत्री हैं उसी बिरादरी के मास्टर साहब भी हैं जिनको आप तंग कर रहे हैं। मैंने भी वही कहा, क्योंकि सीधे मुंह उनको समझाते तो वो नहीं मानते। उसी बिरादरी के मास्टर साहब भी हैं, और अगर अगली बार से आपने स्कूल में दर्शन दिया, मैंने ऐसे ही कहा, अपने लिमिट को क्रॉस करते हुए कहा, अगर अगली बार से आपने गर्ल्स स्कूल में दस्तक दी और मास्टर साहब ने आप पर किसी भी तरह से, गर्ल्स स्कूल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, किसी भी तरह से कोई मुकदमा दर्ज कराया,
तो मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद शिक्षा मंत्री को बोलूंगा कि आपकी जाति के शिक्षक है, उनको तंग किया जा रहा है। और आप देख लीजिए, नहीं तो असेंबली क्वेश्चन इनके खिलाफ होगा, सरकारी पार्टी के नेता है। उसके बाद से वो आदमी जो भागा, बताते हैं मास्टर साहब अभी भी कि दोबारा दर्शन नहीं दिया, दूर से प्रणाम करता है। वो नेताजी जो भागे थे, वो मास्टर साहब को अब दिखते भी है तो शहर में तो सत्ता सत्ता जब आती है ना, तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो थोड़ा कागज पत्र में दरखास्त लिखना सीख गए हैं कि दरखास्त लिख के किसी के खिलाफ हम दे देंगे, नहीं तो कुछ उगाही का माध्यम बने। देखिए, एक दो बात और कह दूं मैं। एक तो आरटीआई के माध्यम से भी लोगों को परेशान किया जाता है। बहुत से अपने क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए हैं और गलत सही को काम करते रहते हैं और उसके आड़ में धन उगाही करते हैं। दूसरी बात, मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैं पत्रकारों को भी ये कहूंगा कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं, एक माइक ले लिए, एक मोबाइल ले लिए और हर स्कूल में पहुंच जाते हैं, माइक लगा देते हैं। आप बेचारे शिक्षकों से पूछते हैं युगांडा का उपराष्ट्रपति कौन है। अरे भैया, तुम अपने देश की पूछो ना, देश का राष्ट्रपति कौन है वो पूछो। और तुम पूछने वाले कौन होते हो तुमसे उनके बीओ पूछेंगे, उनके डीओ पूछेंगे, डीपीओ पूछेंगे, डीएम पूछेगा, एसडीएम पूछेगा, तुम पूछने वाले कौन होते हो। हर स्कूल में जाके माइक लगा दिया, पूछे युगांडा का उपराष्ट्रपति कौन है। अपने तो जर्नलिज्म का स्पेलिंग नहीं बता पाओगे, पत्रकार तो हो नहीं, यूट्यूबर हो, पहुंच गए माइक लेके। तो ऐसे जो अघोषित पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के आड़ में पैसा कमाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह से फैशन बन गया है, उगाही का माध्यम लोगों ने बना लिया है। और जानते हैं सबको प्रश्न कहां से मिलता है? भ्रष्ट तंत्र से। जब अधिकारी भ्रष्ट होते हैं तो ऐसे लोगों को भी लगता है कि भाई इसमें एक छोटा शेयर हमारे हिस्से भी बन जाएगा, और इस तरह का नहीं। सुनिए अभिषेक जी, जहां सवाल करना हो, जहां सवाल करना चाहिए डीएम एसपी से, वहां हिम्मत नहीं है, वहां सिर्फ माइक लगा देते हैं ये यूट्यूबर। डीएम बोल लिए, काउंटर सवाल करने का हिम्मत नहीं है, एसपी से काउंटर सवाल करने का हिम्मत नहीं है। कितने ये आपके जिले में हो या मेरे जिले में यूट्यूबर हो जो डीएम एसपी से काउंटर में सवाल कर सके, आर्गुमेंट कर सके? ऋषि जी, हम आपको एक घटना बताते हैं, मेरे साथ गुजरी हुई। मैंने बताया था कि मेरी एक जमीन की गलत रजिस्ट्री हो गई थी, और जिसने गलत रजिस्ट्री कराई वो गलत दाखिल खारिज के लिए लगा हुआ है। जबकि उसी जमीन की गलत रजिस्ट्री उसी व्यक्ति ने जिसने रजिस्ट्री कराई है, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कराई थी किसी दूसरे आदमी से। और जिस कर्मचारी ने उस दाखिल खारिज के रिपोर्ट को खारिज किया था, उस कर्मचारी का नाम भी नीतीश कुमार है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे ब्लॉक का कर्मचारी है नीतीश कुमार। अब वो कर्मचारी के पास वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, दोबारा गलत आदमी से रजिस्ट्री करा ली है, अब दाखिल खारिज करा दो। मैंने उस केसरिया अंचल का कर्मचारी है नीतीश कुमार, मैं उसके बारे में कहता हूं, प्लॉट नंबर 2895 का मामला है, समझे, मौजा 204 केसरिया, प्लॉट नंबर 2895 उसका मामला है। वो उस कर्मचारी के पास वो लोग पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार के पास कि अब रजिस्ट्री करा दो। मैंने एक आदमी के माध्यम से खबर भिजवाया उस नीतीश कुमार कर्मचारी को कि आइंदा अगर इस तरह की गलती किए, गलत रजिस्ट्री पर दाखिल खारिज कराने का, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, मीडिया में भी छीछा लेदर होगी, असेंबली क्वेश्चन भी होगा, सब कुछ होगा। तो भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के राज में पूछिए मत। मैंने कहा ना जी, मैं तो ये कहता हूं, कर्मचारी का नाम भी नीतीश कुमार है। मैं सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे बिहार से 10 सीओ को रैंडमली उठाइए और उसको उन 10 सीओ के संपत्ति का जांच करवा लीजिए, देखिए क्या आपको भ्रष्टाचार कितना है वो मालूम हो जाए। चलिए, समय ओवर हो रहा है, चलिए। जी, इसलिए मैंने कहा कि अंचल के कर्मचारी का, अंचलाधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी का नाम जिसकी रिपोर्ट पर दाखिल खारिज होता है, उसका नाम भी नीतीश कुमार है, और उसके पास गलत रजिस्ट्री कराने वाले लोग दौड़ रहे हैं रजिस्ट्री के लिए। आप सोचिए, जबकि उसी ने, दूसरे आदमी ने उसी जमीन की गलत, सेम जो प्लॉट की गलत रजिस्ट्री कराई थी, तो उसी नीतीश कुमार कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर पुरानी रजिस्ट्री खारिज हुई थी। अब फिर गलत लोगों ने उसी जमीन की रजिस्ट्री कराई है, उसके पास दौड़ रहे हैं। तो मैसेज भेजना पड़ा मुझे किसी के माध्यम से कि भाई इस बार अगर गलती की, पिछली बार तो सही काम किया था। तो आप भ्रष्टाचार का तो सीधा नमूना मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। कर्मचारी का नाम नीतीश कुमार है, तो आचरण तो कम से कम नीतीश कुमार जैसा रखो। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जो बिहार के मुख्यमंत्री है। ये हालत है सर। खैर, जो भी हो, बिहार की सियासत में जो बदलाव देखा जा रहा है, उस बदलाव में आने वाले वक्त में कौन सा करवट बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा,
कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को महागठबंधन के अंदर एंट्री को लेकर बड़ी बातें चल रही है। आज के लिए इतना ही। आज इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए ऋषि जी ने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।